हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 44। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। शिक्षण अधिगम व्यवस्था, यहाँ पे इसके लिए हमें अर्थ और परिभाषा बतानी है और इसके सिद्धांतों के बारे में बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। शिक्षण अधिगम व्यवस्था। शिक्षण अधिगम व्यवस्था का एक उद्देश्य शिक्षक को इस योग्य बनाना है कि वह कक्षा शिक्षण में उचित व्यवस्था कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से प्रारंभ कर सफलतापूर्वक अंत तक ले जा सके। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शिक्षण अधिगम व्यवस्था, जो भी एक शिक्षक अपने शिक्षण में जो भी कह सकते हैं कि शिक्षण के पूर्व जो भी व्यवस्थाएं करनी रहती हैं उस व्यवस्था को करता है। एक तरह से जो भी शिक्षण सामग्री का यूज करना है या फिर जो भी पाठ्य नियोजन करना है, तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं जिससे कि इस तरह से वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। इसलिए यह सारी प्रक्रियाएं वो करता है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था करता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षकों को शिक्षण अधिगम व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया जाए। बलून ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था को मूल्यांकन आयाम नाम दिया है, परंतु डेविज ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था को 4 सोपानों में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हम देखें, बलून ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था को मूल्यांकन आयाम नाम दिया है और डेविज ने क्या नाम दिया? शिक्षण अधिगम व्यवस्था को 4 सोपानों में प्रस्तुत किया है। छात्राध्यापकों को अपने शिक्षण अधिगम की व्यवस्था का प्रशिक्षण काल में ही कर लेना आवश्यक होता है। यहाँ पर देखें, इनका कहना है कि जो छात्राध्यापक होते हैं उनको अपने शिक्षण अधिगम की व्यवस्था का प्रशिक्षण काल में ही कर लेना आवश्यक होता है। एक तरह से जो भी शिक्षण कार्य करना रहता है वो अपने प्रशिक्षण काल में ये सारी चीज़ें सीखते हैं। अब तक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में हार्वर्ड की पंचपद प्रणाली या योजना का अनुसरण अथवा प्रयोग किया जाता रहा है। यहाँ पर हार्वर्ड की पंचपद प्रणाली हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले ही। हार्वर्ड ने अपनी पंचपद प्रणाली में योजना में नियोजन, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं समरूपता, सामान्यीकरण तथा प्रयोग को सम्मिलित किया। तो हार्वर्ड की ये 5 प्रणाली थी जिसमें सबसे पहले कि किसी भी पाठ्य वस्तु का नियोजन होता है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं समरूपता होती थी। जो भी शिक्षण कार्य के दौरान जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी उसकी तर्क के माध्यम से तुलना और समरूपता दिखाते थे कि किस तरह से, जिससे कि छात्रों का अधिगम बहुत भली भांति हो या अच्छे ढंग से हो। सामान्यीकरण तथा प्रयोग को सम्मिलित किया जाता था। तो ये थी हार्वर्ड की पंचपद प्रणाली। उन्होंने अपने पंचपदी योजना में प्रस्तुतिकरण पर बल दिया। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि शिक्षण यहाँ पे नियोजन क्या होता है? शिक्षण से पहले की जो योजना एक शिक्षक के द्वारा पाठ्य योजना बनाई जाती है, सारी चीज़ें, तो प्रस्तुतिकरण मेन होता है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ही आप एक शिक्षक अपने पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष रखता है। तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण को सबसे ज़्यादा बल दिया था हार्वर्ड जी ने। उनमें शिक्षण की सार्थकता को महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पर उन्होंने अपने पंचपद योजना में प्रस्तुतिकरण पर बल दिया, उनमें शिक्षण की सार्थकता पर बल नहीं दिया, प्रस्तुतिकरण पर ज़्यादा दिया। कितना शिक्षा सार्थक हो रही है जो शिक्षण कार्य, वो इस पर उन्होंने नहीं बल दिया। जबकि शिक्षण को सउद्देश्य प्रक्रिया मानते हुए इसकी व्यवस्था विशिष्ट उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु की जाती है। जबकि शिक्षण का उद्देश्य पूर्व लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ब्लूम के अनुसार प्रस्तुतिकरण शिक्षा का अंत न होकर केवल एक साधन मात्र है जिसके माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर जो मेन होता है वो होता है शिक्षण का उद्देश्य। ये हार्वर्ड की पंचपद प्रणाली में प्रस्तुतिकरण पर बल दिया गया, लेकिन ब्लूम का कहना है कि प्रस्तुतिकरण शिक्षा का अंत न होकर केवल एक साधन होता है जिसके माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो परंपरागत विचारधारा के अनुसार साधनों स्रोतों को निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करने के स्वरूप को
व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, व्यवस्था क्या है, जहाँ तक व्यवस्था की बात होती है, परंपरागत विचारधारा के अनुसार साधनों और एवं स्रोतों को निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में करने के स्वरूप को व्यवस्था कहते हैं। जो भी साधन और स्रोत हैं उनको एक निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित उद्देश्य यहाँ पर क्या है, शिक्षण कार्य, उस शिक्षण कार्य का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए के जो स्वरूप है उसी को क्या कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। स्कार महोदय के अनुसार व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य विवाद को कम करना होता है। और इस व्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है, जो भी शिक्षण कार्य हो रहा है उसमें विवाद ना उत्पन्न हो, उसके विवाद को कम करना होता है। व्यवस्था के द्वारा उस वस्तु या व्यक्ति के महत्व को कम किया जाता है जिससे नियोजन की सफलता में बाधा होती है। यहाँ पर इस व्यवस्था के माध्यम से क्या किया जाता है, जो भी नियोजन किया गया था शिक्षण कार्य के लिए उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इसके लिए इसकी व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था के अंतर्गत 3 युक्तियां प्रयुक्त की जाती हैं। पहला, प्रयासों तथा स्रोतों में समन्वय स्थापित किया जाता है। दूसरा, कार्य एवं क्रियाओं का विभाजन किया जाता है। और तीसरा, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को आरोह क्रम में निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यवस्था के अंतर्गत 3 युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। पहले युक्ति में क्या, प्रयास तथा स्रोतों में समन्वय स्थापित किया जाता है। दूसरे में क्रिया एवं क्रियाओं का विभाजन किया जाता है। और तीसरे में अधिकार एवं उत्तरदायित्व को आरोह क्रम में निर्धारित किया जाता है। डेविस ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था को शिक्षा के क्षेत्र में नया प्रत्यय मानते हुए शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना। डेविस का कथन है कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था को शिक्षा के क्षेत्र में नया प्रत्यय मानते हुए शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना। उनके अनुसार इसमें शिक्षण अधिगम व्यवस्था के लिए व्यवहारिक सोपानों की व्याख्या की जाती। छात्राध्यापक इन सोपानों का अनुसरण अपने शिक्षण के नियोजन में भली प्रकार कर सकते हैं। यहाँ आगे हम देखते हैं, अभी कुछ समय पूर्व मार्च तथा साइमन ने औद्योगिक प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करते हुए व्यवस्था के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया जो वास्तव में मानव व्यवहार की धारणाओं पर आधारित हैं। इसके द्वारा बताए गए व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख निम्नलिखित है। तो यहाँ पर हम देखें, मार्च तथा साइमन ने औद्योगिक प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करते हुए व्यवस्था के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया। तो उनके द्वारा मानव व्यवहार की धारणाओं पर, ये जो व्यवस्था थी वो वास्तव में मानव व्यवहार की धारणाओं पर आधारित थी। इसके द्वारा बताए गए व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं, नंबर 1 है व्यवस्था। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक औद्योगिक प्रबंधन की व्यवस्था की बात हो रही है मार्च तथा साइमन के द्वारा, लेकिन अगर एक शिक्षण कार्य में व्यवस्था की बात करें तो वहाँ भी आज की जो शिक्षा वो भी तो व्यावसायिक हो चुकी है। तो उससे एक तरह से सिमिलरिटी बिठाते हुए यहाँ पर बात की गई है। तो नंबर 1 हम देखें, व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत क्या होता है, वो कार्य केंद्रित होता है। व्यवस्था का मानवीय संबंध सिद्धांत क्या होता है, वो संबंध केंद्रित होता है। और व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत कार्य और संबंध दोनों केंद्रित होता है। तो व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत क्या था, वो कार्य केंद्रित था। तो इस एक सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था के सदस्यों में कार्य करने की क्षमता व योग्यता होती है, वो दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इसका सफलतापूर्वक अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कार्य केंद्रित व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत है उसमें क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था के सदस्यों में कार्य करने की क्षमता व योग्यता होती है और वे दिए गए निर्देशों के पालन करते हुए इसका सफलतापूर्वक अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन इन सदस्यों में ना तो कार्य प्रणाली को किसी प्रकार प्रभावित करने की क्षमता होती है और ना ही उनमें कार्य करने के लिए सोपक्रम की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हम देखें, केवल इंस्ट्रक्शंस पर ही कार्य होते हैं, उनके अंदर योग्यता और कार्य करने की क्षमता तो होती है, लेकिन वो अपने जो सीनियर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, वो खुद से कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते हैं। तो इस व्यवस्था के सदस्य केवल एक मशीन की तरह कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रत्येक क्रिया नियंत्रित करता है। यहाँ पर हम देखें जो कार्य केंद्रित क्रिया होती है, तो उसमें एक अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रत्येक क्रिया को नियंत्रित करता हुआ कक्षा में अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। छात्र निरीह रूप में केवल निर्देशों के रूप में पालन करते रहते हैं। तो यहाँ पर
क्या है कि छात्र जो शिक्षक है एक तरह से वो अपना कार्य केंद्रित व्यवस्था में एक तरह से वो अपना प्रभुत्व बनाए रखता है और उसी के निर्देशन में छात्र सारे कार्य करते हैं, एक तरह से अपना अधिगम करते हैं। प्रभुत्ववादी शासन व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावित करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रभुत्ववादी शिक्षा सिद्धांत की, तो वो भी इसी व्यवस्था परंपरागत सिद्धांत पर आधारित है और यह सिद्धांत शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावित करता है। शिक्षक छात्रों को समस्त क्रियाओं की प्रेरणा देता है, छात्रों के व्यवहार में सुधार लाना, नियंत्रण करना तथा उद्देश्यों की प्राप्ति कराना आदि को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर जो एक शिक्षक होता है वो हर छात्रों को कंट्रोल करता है, एक तरह से निर्देशित भी करता है और प्रेरणा देता है, छात्रों के व्यवहार में सुधार लाता है, नियंत्रण करना तथा उद्देश्यों की प्राप्ति कराना आदि को नियंत्रित करता है। कक्षा में बोलने तथा लिखने पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें शिक्षण व्यवस्था कार्य केंद्रित तथा शिक्षक नियंत्रित होता है। इसमें कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देते हुए छात्रों की रुचियों, क्षमताओं, मूल्यों, आवश्यकताओं, रुझानों, आवृत्तियों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा शिक्षण का जो प्रस्तुतिकरण है उस पर अधिक बल दिया जा रहा है, अपेक्षाकृत छात्रों की रुचियों, क्षमताओं, मूल्यों, आवश्यकताओं, रुझानों और उनकी जो अभिवृत्ति है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उनका वहाँ पे कोई स्थान नहीं है, उनकी इन सारी फीलिंग्स का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था में स्मृति स्तर के शिक्षण को ही अपनाया जाता है, अर्थात छात्रों के रटने पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हुआ शिक्षक के द्वारा, उसके बाद कुछ भी एक छात्र की रुचि क्या, उनकी क्षमता क्या, उनके मूल्य क्या है, उनकी आवश्यकता क्या, उनके रुझान क्या और उनकी अभिवृत्ति क्या है, इससे एक शिक्षक को कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। वहाँ पर केवल प्रशिक्षण, एक तरह से शिक्षक अपना शिक्षण के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया, उसके बाद जो भी सामने है उसको शिक्षक के द्वारा रटाया जा रहा है। छात्र मशीनों के समान ही कार्य करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से एक मशीन को निर्देश के माध्यम से चलाया जाता है, सेम वैसे ही छात्रों को भी चलाया जा रहा है। इस व्यवस्था में केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों पर ही बल दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि इस पे केवल ज्ञान में वृद्धि हो, बोधात्मक एवं भावात्मक पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। छात्रों में बोध कितना हो रहा है, छात्र इमोशनली कितना समझ रहे हैं, एक तरह से व्यवहारिक रूप में वो कितना ला रहे हैं, उससे कोई किसी भी पक्ष पर इन तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था से ना तो शिक्षक का हित होता और ना ही छात्र का, इसलिए इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरह की व्यवस्था से जहाँ पे छात्र ना पढ़ने में रुचि रख रहा है, ना ही उनकी क्षमता डेवलप हो रही है और ना ही उनके मूल्य और आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और ना ही उनमें रुझान और आवृत्ति है, तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था से ना ही शिक्षक का हित है और ना ही छात्र का हित है। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 2 है व्यवस्था का मानवीय संबंध सिद्धांत, संबंध केंद्रित होता है। ये वर्तमान समय की शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रणाली मानवीय संबंध सिद्धांत से अधिक प्रभावित है। व्यवस्था के परंपरागत सिद्धांत के विरोध में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, जहां परंपरागत व्यवस्था शिक्षा सिद्धांत में शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था के द्वारा छात्रों की मानसिक क्षमताओं का विकास समान स्तर पर होता है, वहीं मानवीय संबंध व्यवस्था सिद्धांत में शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि वह छात्रों की रुचि, रुझान, आवश्यकता, योग्यता, आयु आदि के अनुकूल हो, जिससे उसका बहुमुख विकास हो सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे मानवीय संबंध में क्या होता है कि यहाँ पर छात्रों की रुचि, रुझान, आवश्यकता, योग्यता और आयु आदि के अनुकूल शिक्षा दी जा रही है, जिससे उनका बहुमुखी विकास हो सके। इस व्यवस्था में शिक्षा का कर्तव्य छात्रों को क्रियाशील रखने के लिए अवसर देना और प्रोत्साहित करना है। इसमें शिक्षक की भूमिका निर्देशक एवं परामर्शदाता के रूप में होती है। तो यहाँ पर हम देखें, इसके पहले जब हम देख रहे थे व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत जिसमें कार्य केंद्रित था, तो वहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका थी वो केवल निर्देशक की थी। यहाँ पर निर्देशक के साथ साथ परामर्शदाता के रूप में भी एक शिक्षक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे
छात्र के रुचि, रुझान, आवश्यकता, योग्यता सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। व्यवस्था के मानवीय संबंध सिद्धांत की प्रमुख धारणा यह है कि इसमें व्यवस्था के सदस्यों की रुचियों, लक्ष्यों, मूल्यों, आवश्यकताओं आदि का ध्यान रखा जाता है। तो इसके अनुसार शिक्षा प्रणाली में इसी प्रकार छात्रों की रुचि, रुझान, आवश्यकता, मूल्य, लक्ष्य आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा व्यवस्था के व्यवहारों के लिए व्यवस्था के सदस्यों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह सिद्धांत छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो छात्रों की रुचियों, मूल्यों, आवश्यकताओं आदि सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान करना है। इसमें मुख्य बल सार्थक क्रियाओं पर दिया जाता है। उदाहरणार्थ अगर हम देखें तो अन्वेषण कार्य तथा प्रोजेक्ट कार्य जो छात्रों की रुचि और रुझान को प्रदर्शित करता है। और इस शिक्षण व्यवस्था के आयाम में ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें छात्रों को अधिक प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। इसमें सीखने की पाठ्य वस्तु की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि सीखना रुचिकर हो, जिससे प्रेरित होकर छात्र सफलता प्राप्त कर सके। इसमें रटने पर कम बल दिया जाता है। इस व्यवस्था में छात्रों की पूरी तरह सक्रिय रखा जाता है। तो हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पे छात्र हैं वो अधिगम कर रहे हैं, एक तरह से स्वतंत्र रूप से अधिगम कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनके रुचि और योग्यता और रुझान, आवश्यकता, मूल्य, लक्ष्य इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो रटने की प्रवृत्ति है उस पर कम बल दिया जा रहा है। उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, प्रयोग कराए जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कार्य कराए जा रहे हैं। तो इससे उनके व्यवहारिक पक्ष में भी परिवर्तन होगा और साथ ही साथ वो अधिगम कर पाएंगे और यहाँ पे शिक्षण कार्य भी जो होगा वो प्रभावशाली होगा जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था में छात्रों को पूरी तरह से सक्रिय भी रखा जाता है। नंबर 3 हम देखें व्यवस्था का आधुनिकतम सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है कि कार्य तथा संबंध केंद्रित। यहाँ पर इसके पहले हमने देखा था तो व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत जो केवल कार्य केंद्रित था और व्यवस्था का मानवीय संबंध सिद्धांत जो था वो संबंध केंद्रित था। और यहाँ पर व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत क्या है, ये कार्य तथा संबंध दोनों केंद्रित है। इस सिद्धांत की यह धारणा की व्यवस्था के सभी सदस्य निर्णय भी ले सकते हैं और समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सभी सदस्य जो भी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं वो निर्णय भी ले सकते हैं और जो भी समस्याएं आती हैं उसका समाधान भी कर सकते हैं। इसमें व्यवहार की व्यवस्था प्रत्यक्षीकरण तथा चिंतन प्रणाली के माध्यम से की जाती है। इस व्यवस्था में परंपरागत तथा मानवीय संबंध दोनों प्रकार के सिद्धांतों का समन्वय होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चाहे वो परंपरागत संबंध हो या फिर मानवीय संबंध हो, वो दोनों संबंध यहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को कार्य तथा संबंध केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत छात्र केंद्रित होता है। इसमें शिक्षण तथा प्रशिक्षण में कार्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें शिक्षक छात्र कार्य तथा व्यवस्था चरों में समन्वय स्थापित करते हैं जिसका परिणाम छात्रों की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर हम देखें बात करें तो इस तरह से अगर यहाँ पर जो इसके पहले जब हम देख रहे थे व्यवस्था का मानवीय संबंध सिद्धांत, तो यहाँ पर था कि जो छात्र हैं उनकी रुचियों, लक्ष्यों, मूल्यों, आवश्यकताओं आदि का ध्यान रखा जा रहा था। तो यहाँ पर भी व्यवस्था का जो आधुनिक सिद्धांत है यहाँ पर भी छात्रों की रुचियों, कार्यों और मूल्यों, आवश्यकताओं इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो कहीं ना कहीं छात्र निष्पक्ष होकर अपने संबंधित निर्णय ले सकते हैं कि जो भी उन्हें करना है, उनके जो भी शिक्षा उद्देश्य हैं, उनके जो भी अधिगम कार्य हैं उसको कैसे पूरा करेंगे। तो यहाँ पर उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिल रही है हर कार्य को करने की और चीज़ों को समझने की। तो ये एक तरह से यहाँ पर हम देखें तो इस शिक्षण तथा प्रशिक्षण, इसमें शिक्षण तथा प्रशिक्षण में कार्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। एक तरह से शिक्षण जो कि शिक्षक करता है और प्रशिक्षण जो कि छात्र या छात्राध्यापक प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो दोनों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है जिससे यहाँ पे एक समन्वय स्थापित हो रहा है। तो एक तरह से ये बहुत ही उभरी हुई चीज़ सामने आती है जिससे छात्र और शिक्षक दोनों ही अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए और साथ ही खुशहाल जीवन जिए। और जैसा कि जानते हैं आजकल कोविड-19 है, तो खुद को भी सुरक्षित रखिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।